आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह, आनंदी, भूप सिंह। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार हैं। ये पुराने विचारों वाले आदमी हैं। इनके दो पुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम है लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा है। इसने बीए की डिग्री प्राप्त की हुई है। ये एक दफ्तर में नौकरी करता है। ये परिश्रमी है। ये संयुक्त परिवार को मानने वाला है, मतलब सम्मिलित कुटुंब का उपासक है। ये पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं का विरोधी है, मतलब इसको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये आनंदी का पति है। बीए की डिग्री की पढ़ाई करते समय इसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, इसलिए इसका शरीर निर्बल और चेहरा कांतिहीन हो गया है। लाल बिहारी सिंह ये बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा है। ये दोहरे बदन का सजीला जवान है। इसका भरा हुआ मुखड़ा है, चौड़ी छाती है, मतलब इसका जो शरीर है वह पहलवान जैसा है। ये भैंस का 2 सेर दूध सवेरे उठकर पी जाता था। यह क्रोधित स्वभाव का है, अशिक्षित है, मतलब अनपढ़ है, उजड़ है, बिना सोचे समझे बोलने वाला व्यक्ति है, असभ्य है। आनंदी ये श्रीकंठ सिंह की पत्नी है। यह रूपवती है, सुंदर है। यह उच्च कुल की लड़की है। यह अपनी सभी बहनों में अधिक सुंदर और गुणवती है। ये समझदार है, स्वाभिमानी है, दयालु है। भूप सिंह ये आनंदी के पिता हैं। आनंदी इनकी चौथी पुत्री थी। ये एक छोटी सी रियासत के प्रतिष्ठित तालुकेदार थे। ये अमीर हैं, संपन्न हैं, ये उदार चित्त वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं। इनके एक भी लड़का नहीं था। इस कहानी की प्रमुख पात्रा है आनंदी। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। यह कहानी जो लिखी गई है ये भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले लिखी गई थी। उस समय भारत देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चलता था। आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। बेनी माधव सिंह एक गांव में रहते हैं जिस गांव का नाम है गौरीपुर। ये उस गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जो इनके पितामह, यहाँ उसके किसके लिए आया है? बेनी माधव सिंह के लिए। तो जो बेनी माधव सिंह हैं उनके जो पितामह, मतलब जो उनके दादाजी थे, वो एक समय में, मतलब पहले काफ़ी अमीर थे, धनी थे। इनके पास काफ़ी रुपया, अनाज था, मतलब ये बहुत धनी थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। मतलब जो पहले के तालाब और जो मंदिर हैं वो बेनी माधव सिंह के परिवार वालों ने, मतलब इनके दादाजी वगैरह ने बनाए थे। उन्हीं से इस परिवार की ख्याति हुई थी, मतलब वे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। अब ये तालाब और जो ये मंदिर थे ये बेनी माधव सिंह के दादाजी के समय बनाए गए थे। तो अब इनकी क्या कंडीशन थी? अब इन जगहों की मरम्मत भी मुश्किल थी, इनका रिपेयर करना भी काफ़ी मुश्किल था, मतलब बहुत पुराने हो गए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति
वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। मतलब इनका कोई केस चल रहा था कोर्ट में, उसमें इनके काफ़ी प्रॉपर्टी और काफ़ी रुपए इनके खर्च हो गए। तो इनको अपनी आधी से अधिक संपत्ति, मतलब आधी से भी ज़्यादा संपत्ति इनकी किस में चली गई? लॉयर्स को देने में, वकीलों को देने में। तो अब इनके घर के जो हालत थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितने ये पहले धनवान थे। ये बताया जा रहा है कि उनकी यहाँ पर किसके लिए आए? बेनी माधव सिंह के लिए। इनकी जो वर्तमान आय थी, जो प्रेजेंट सैलरी थी, वो 1000 वार्षिक से अधिक ना थी, मतलब 1000 रुपीज़ थी एनुअली। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। अब यहाँ पर ठाकुर साहब किसके लिए आया है? बेनी माधव सिंह के लिए। तो मतलब बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। तो अब जो बेनी माधव सिंह का बड़ा लड़का था उसका नाम था श्रीकंठ सिंह। वह बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत और एफर्ट से बीए की डिग्री प्राप्त कर ली। अब वो क्या करता है? एक ऑफिस में नौकरी करता है। तो यहाँ पर बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर बेनी माधव सिंह के छोटे लड़के के बारे में बताया जा रहा है। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। तो अब जो बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा था उसका नाम था लाल बिहारी सिंह। ये दोहरे बदन का सजीला जवान था, मतलब इसका जो शरीर था वो पहलवान जैसा था। इसका भरा हुआ मुखड़ा था, चौड़ी छाती थी। यहाँ पर वह किसके लिए आया है? लाल बिहारी सिंह के लिए। तो कहा जा रहा है कि जो लाल बिहारी सिंह था वह भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध, मतलब वो बफेलो का करीब 2 लीटर मिल्क, फ्रेश मिल्क, वो सुबह उठकर ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो श्रीकंठ सिंह और जो लाल बिहारी सिंह हैं, इनकी फिज़ीक में बहुत डिफरेंस था, इनके शरीर में बहुत डिफरेंस था, बिल्कुल अपोजिट थे। जहाँ पर जो लाल बिहारी था उसका शरीर एक पहलवान के जैसा था, लेकिन जो श्रीकंठ सिंह थे इनका शरीर बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोजिट था। इन नेत्रप्रिय गुणों, यहाँ पे कौन से नेत्रप्रिय गुणों की बात हो रही है? मतलब जो लाल बिहारी सिंह की पहलवान जैसी बॉडी थी, उसका जो भरा हुआ मुखड़ा था, उसकी जो चौड़ी छाती थी, ऐसे जो गुण थे वो श्रीकंठ सिंह में नहीं थे। मतलब उनका शरीर ऐसा नहीं था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बीए की पढ़ाई बहुत मेहनत और लगन से की और इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन इस पढ़ाई के दौरान इन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए कहा जा रहा है इन्हीं 2 अक्षरों, मतलब बीए के लिए कहा जा रहा है। बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और इसीलिए इनका शरीर निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। मतलब शरीर को कमज़ोर और फेस को कांतिहीन बना दिया, मतलब इनके फेस पर ग्लो नहीं रहा। अब आगे कहते हैं, श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है
कि श्रीकंठ सिंह ने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी वो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। मतलब वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वे बहुधा बड़े ज़ोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। यहाँ पर उसकी किसके लिए आया है? मतलब पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के लिए। ये अधिकतर पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं मतलब वेस्टर्न कल्चर की निंदा करते थे, मतलब बुराई करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। आपको पता होगा दशहरा एक फेस्टिवल होता है, तो जब दशहरे के दिनों में जगह जगह रामलीला होती हैं तो बताया जा रहा है कि वह रामलीला में सम्मिलित होते थे, मतलब वहाँ पे जाते थे और स्वयं मतलब खुद भी किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे, किसी न किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे, मतलब उसमें एक्टिंग करते थे रामलीला में। उन्हें अच्छा लगता था। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। उनकी यहाँ पर किसके लिए आया है? श्रीकंठ सिंह के लिए। तो कह रहे हैं प्राचीन सभ्यता मतलब जो पुराने रीति रिवाज है, जो पुराना कल्चर है, जो एंशिएंट कल्चर है, मतलब वो पुराने कल्चर की बड़ाई करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब मतलब जॉइंट फैमिली। तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वह उसके एकमात्र उपासक थे, मानने वाले थे। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर एकमात्र क्यों लिखा हुआ है। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। अब यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो स्त्रियाँ जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती हैं, उनकी जो अरुचि है, वो इंटरेस्टेड नहीं है जॉइंट फैमिली में रहने के लिए। लेखक का ऐसा मानना है कि वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक है, मतलब हार्मफुल है, नुकसानदेह है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई ना कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रीकंठ सिंह थे वो जॉइंट फैमिली में रहने वालों की काफ़ी बड़ाई करते थे और जॉइंट फैमिली को काफ़ी पसंद करते थे और वह उसके एकमात्र उपासक थे। मतलब एक वो ही थे जो कि जॉइंट फैमिली में रहने को अच्छा मानते थे। उनके हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। यही कारण था। अब क्या कारण था? कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं मतलब स्त्रियां। तो जो गांव की स्त्रियां थी, जो गांव की लेडीज थी, वह उनकी निंदक थी। उनकी यहाँ पर आया है श्रीकंठ सिंह के लिए। तो जो गांव की स्त्रियां थी वो श्रीकंठ सिंह की बुराई करती थी, वो उनकी निंदक थी। क्यों उनकी निंदा करती थी? तो लिखा गया है यही कारण था। क्या कारण था? कि जो श्रीकंठ सिंह जॉइंट फैमिली में रहने के वे एकमात्र उपासक थे, मतलब खाली वो ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट करते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वालों की बड़ाई करते थे। तो जो गांव की स्त्रियां थीं वो उनकी निंदक थीं, मतलब उनकी इस बात से बहुत चिढ़ती थीं, उनकी बहुत बुराई करती थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं और कोई कोई लेडीज़ तो उनसे इतना चिढ़ती थीं, श्रीकंठ सिंह से वो इतना चिढ़ती थीं कि वो श्रीकंठ सिंह को अपने शत्रु के समान मानती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। अब ये कहा जा रहा है कि जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी थी, श्रीकंठ सिंह की पत्नी कौन थी? आनंदी। यहाँ पे स्वयं किसके लिए आया है? श्रीकंठ सिंह के लिए। तो जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी थी वो भी इस विषय में उनका विरोध करती थी। इस विषय में मतलब इस टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? उनकी यह जो सोच थी कि जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, उनकी इस सोच का उनकी पत्नी भी इसका विरोध करती थी। मतलब इस टॉपिक पर श्रीकंठ सिंह के और उनकी पत्नी के ओपिनियन में डिफरेंस था, मतभेद था।
यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अब यह कहा जा रहा है कि जो श्रीकंठ सिंह की पत्नी जो आनंदी थी, वो ऐसा नहीं था कि वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी या उसे जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि उसको सास ससुर, देवर या जेठ आदि से कोई नफरत थी, कोई घृणा थी, ऐसा नहीं था। बल्कि श्रीकंठ सिंह की पत्नी का मतलब आनंदी का यह विचार था, उसकी यह सोच थी कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, मतलब अगर तुम बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे हो फैमिली में, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छे से साथ नहीं रहा जा पा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अपने जीवन का समय इस लड़ाई झगड़े में बर्बाद करने की बजाय, नष्ट करने की बजाय अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, मतलब अपना घर अलग बसाया जाए, मतलब अलग अलग रहना ही ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीकंठ सिंह और आनंदी का विवाह कैसे हुआ, और जो आनंदी थी उसके परिवार के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसका परिवार कैसा था। तो अब लिखा है कि आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, मतलब वो बहुत ऊंचे वंश की, अच्छे परिवार की, अपर क्लास फैमिली की लड़की थी, मतलब उसके पिता, उसका जो परिवार था वो काफ़ी धनी था और ऊंचे वंश की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उसके यहाँ पर आया है आनंदी के लिए, तो जो आनंदी के पिताजी थे वो एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, वो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के वो तालुकेदार थे। तालुकेदार कौन होते हैं? बहुत बड़े ज़मींदार होते हैं, उनके पास बहुत ज़मीन होती है, बहुत प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि ये कहानी भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले लिखी हुई है, उस समय भारत देश पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चलता था, तो तालुकेदार एक गवर्नमेंट पोस्ट होती थी। ताल्लुक मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो तालुकेदार मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो जो तालुकेदार थे वो ब्रिटिश राज में ऐसे बड़े ज़मींदारों को कहा जाता था जिनकी उस जिला के लोगों से कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लोगों से टैक्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उन सब का रिकॉर्ड ये रखते थे। तो जो आनंदी के पिताजी थे वो एक काफ़ी ऊंची पोस्ट पर थे। नंबरदार और तालुकेदार में क्या डिफरेंस होता है? जो नंबरदार होता है ये गांव से लैंड रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करने का रिकॉर्ड रखते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं। जो तालुकेदार होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट से, मतलब जिला से लैंड रेवेन्यू और टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का रिकॉर्ड रखते थे। तो जो नंबरदार होते हैं वे तालुकेदार के सुपरविजन में काम करते हैं। तो जो तालुकेदार होते हैं उनकी पोस्ट बड़ी मानी जा सकती है नंबरदार से। अब यहाँ पर आनंदी के घर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका घर कैसा था और क्या क्या था उसके घर में। तो विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। यहाँ मतलब आनंदी के घर में। तो आनंदी का जो घर था वो एक बहुत बड़ा घर था उसका। उसके घर में एक हाथी था, 3 कुत्ते थे, झाड़फानूस मतलब शैंडलियर, जो कि घर को सजाने के लिए लगाए जाते हैं, तो वो सब थे उसके घर में। जो कि एक प्रतिष्ठित तालुकेदार, मतलब जो एक रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, उसके घर में जो चीज़ें होती हैं वो सभी
उसके घर में विद्यमान थे, उसके घर में थे। और जो आनंदी के पिता थे वो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी, मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे और गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आनंदी की फैमिली थी, जो आनंदी का परिवार था, वह काफ़ी संपन्न था, वो काफ़ी धनी लोग थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। आनंदी के पिता का क्या नाम है? भूप सिंह। वे बहुत ही दयालु मन के व्यक्ति थे, बहुत ही उदार चित्त थे, प्रतिभाशाली थे, मतलब टैलेंटेड थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। अब सन ना होने को लेखक ने दुर्भाग्य लिखा है। यह कहानी काफ़ी पहले लिखी गई है, भारत देश को जो स्वतंत्रता मिली थी उससे पहले लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है लड़का ना होने को दुर्भाग्य कहा गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि यह भूप सिंह का दुर्भाग्य था कि उनके एक भी लड़का नहीं था, मतलब उनके एक भी सन नहीं था, उनके डॉटर्स थी। अब बताया जाता है आनंदी चौथी लड़की थी। तो जो आनंदी थी वो अपने पेरेंट्स की फोर्थ डॉटर थी, फोर्थ नंबर पर थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। तो आनंदी की जितनी भी सिस्टर्स थी उन सबसे ज़्यादा वह सुंदर थी और टैलेंटेड थी, गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। अब लेखक का ऐसा मानना है कि जो संतान ज़्यादा सुंदर होती है और ज़्यादा टैलेंटेड होती है, मतलब गुणवती होती है, तो उसके माँ बाप भी उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा चाहते हैं। तो इसीलिए जो ठाकुर भूप सिंह थे अपनी सभी लड़कियों में आनंदी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। ठाकुर साहब यहाँ पर आया है भूप सिंह के लिए, आनंदी के पिताजी के लिए। तो जो भूप सिंह थे उनको आनंदी के विवाह की बड़ी चिंता रहती थी। उनको लगता था कि उनकी लड़की इतनी अच्छी है तो उसे कोई अच्छा परिवार ही मिलना चाहिए। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। अब भूप सिंह के आनंदी के सिवा और भी बेटियां थीं। भूप सिंह को अपनी बाकी बेटियों का भी विवाह करना था, उसमें भी उनका पैसा लगता। तो वो ये चाहते थे कि आनंदी का विवाह एक अच्छी जगह भी हो जाए और उनके ऊपर ऐसा ना हो कि ऋण का बोझ बढ़े, मतलब कि उनको कर्ज लेना पड़े, ऋण लेना पड़े। लेकिन उन्हें यह भी स्वीकार नहीं था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। लेकिन वो यह भी नहीं चाहते थे, उन्हें यह भी मंजूर नहीं था कि आनंदी किसी ऐसे ही घर में चली जाए जिसमें जाकर वो खुश ना रहे और उसको अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। मतलब कुल मिला के वो ये चाहते थे कि आनंदी को एक अच्छा परिवार मिल जाए। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो बताया जा रहा है कि आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ कैसे हुआ। तो एक दिन जो श्रीकंठ सिंह थे वो किसी चीज़ के लिए उसे डोनेशन कलेक्ट करना होगा। तो वो डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, मतलब चंदे के लिए रुपया कलेक्ट करने के लिए भूप सिंह के घर गया। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। अब भूप सिंह को श्रीकंठ सिंह का जो स्वभाव था, जो नेचर था उसका बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने धूमधाम से, मतलब बहुत अच्छे से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। यहाँ पर नया घर कहा गया है श्रीकंठ के घर के लिए।
क्योंकि अब शादी होने के बाद आनंदी श्रीकंठ के घर आई थी। तो जो श्रीकंठ का घर था वो आनंदी का ससुराल था। तो अब जब आनंदी जब अपने नए घर आई, जब अपने ससुराल में आई, तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। मतलब यहाँ का जो रहना सहना था वो कुछ और ही तरीके का था, ऐसा उसके घर में नहीं था। देखते हैं अब यहाँ पर श्रीकंठ के घर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका घर कैसा था। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक ना थीं, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। तो अब बताया जा रहा है कि श्रीकंठ का घर कैसा था। तो लिखा गया है कि जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही रहने की आदत पड़ी हुई थी, उसे यहाँ पर आया है आनंदी के लिए। अब आनंदी एक बहुत ही धनी परिवार से आई थी। वह बचपन से ही बहुत सुख सुविधा में रही थी। उसके घर में साज सजावट की सारी चीज़ें थीं, नौकर चाकर लगे हुए थे। मतलब वो बहुत सुख सुविधा में रही हुई थी बचपन से ही। वो सब यहाँ पर मतलब श्रीकंठ सिंह के घर पर नाम मात्र को भी ना था, मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर बताया गया है कि श्रीकंठ का घर कैसा था। हाथी घोड़ों का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। अब आनंदी के घर में तो हाथी भी था, तो कह रहे हाथी घोड़ा तो छोड़ो जाकर, उसका तो कहना ही क्या। श्रीकंठ सिंह के घर में तो एक कोई बहली तक ना थी, मतलब एक बुलक कार्ट तक ना थी, एक बैलगाड़ी तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। तो वो जो सिल्क के जो जैसे सॉफ्ट से जो बिल्कुल स्लीपर होते हैं, वो वैसे स्लीपर अपने घर से, अपने माता पिता के घर से लेकर आई थी। लेकिन यहाँ बाग कहाँ, लेकिन श्रीकंठ के घर में बाग कहाँ था, मतलब गार्डन ही कहाँ थे जहाँ वह सैर करती, जहाँ वो उन स्लीपर्स को पहनकर वॉक कर सकती थी। मकान में खिड़कियां तक ना थी, मतलब घर में विंडोज तक नहीं थी। ना जमीन पर फर्श, घर में फर्श तक नहीं था, जो टाइल्स होती हैं वो तक नहीं था श्रीकंठ के घर में। ना दीवार पर तस्वीरें, तो जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था श्रीकंठ के घर में। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। तो जो श्रीकंठ का मकान था वो जैसे एक गांव का मकान होता है, एक देहाती मकान होता है, वैसा ही मकान था। किंतु मतलब लेकिन आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी देखे ही ना थे। अब आनंदी तो बचपन से ही बहुत सुख सुविधा में रही थी, वह बहुत धनी परिवार से थी। उसके घर में सुख सुविधाएं की, सजावट की सारी चीजें मौजूद थी। अब ऐसा कुछ भी श्रीकंठ के घर में तो था नहीं। श्रीकंठ के घर की स्थिति, जो आनंदी का ससुराल था उसके घर की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट थी। लेकिन फिर भी आनंदी ने अपने आप को इस नई परिस्थिति, मतलब इस नए एनवायरनमेंट में ऐसे अनुकूल बना लिया, मतलब इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गई मानो विलास के समान कभी देखे ही ना थे, कि मानो उसने लग्जरियस थिंग्स, मतलब विलास के समान सुख सुविधा उसने कभी ऐसे देखी ही ना हो। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियां लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? अब लाल बिहारी सिंह कौन है? लाल बिहारी सिंह बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा है, मतलब श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई है।
तो जो लाल बिहारी सिंह है वो आनंदी का देवर हुआ और जो आनंदी है वो लाल बिहारी सिंह की भाभी हुई, मतलब भावज हुई। अब एक दिन की बात है, आनंदी दोपहर का खाना बनाकर चुकी थी, मतलब उसका लंच रेडी हो चुका था और वह उसके बाद लाल बिहारी सिंह का इंतजार कर रही थी कि वो भी आ जाए खाना खा ले। लेकिन उस दिन दोपहर में लाल बिहारी 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया, मतलब वो 2 बर्ड्स ले आया और भावत से बोला और उसने आनंदी से कहा जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है, मतलब इसको, इन चिड़ियाओं को जल्दी से पकाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी अपना लंच बना चुकी थी, अब उसका वेट कर रही थी लाल बिहारी सिंह का। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। अभी तो वो लंच बना के चुकी थी, उसका खाना सब कुछ रेडी था, लेकिन अब लाल बिहारी चिड़िया पकाने के लिए कहने लगा, तो वो नया व्यंजन बनाने बैठी। अभी नया व्यंजन क्या, मतलब वो चिड़ियों को यूज़ करके एक डिश बनाने के लिए बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। अब जिस बर्तन में घी रखा जाता है तो उसने उस पॉट में देखा तो घी खाली पाव भर था, मतलब 250 ग्राम सी था। अब बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, मतलब बचत करना क्या जाने, वो उसने सब घी मांस में डाल दिया। उसने सारा घी जो था वो चिड़ियों को पकाने में, मतलब मांस को पकाने में यूज़ कर दिया। अब जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। अब लाल बिहारी जब खाना खाने बैठा तो उसने देखा दाल में घी नहीं है, तो वह आनंदी से बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, मतलब तुमने दाल में घी क्यों नहीं डाला। अब हम कहानी के पार्ट 2 में जानेंगे कि जब लाल बिहारी को एक इतनी छोटी सी बात कि उसको दाल में घी डालने के लिए नहीं मिला तो लाल बिहारी और आनंदी के बीच कैसे नोकझोंक हो गई, मतलब कैसे विवाद शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कि जब दाल में घी डालने के लिए नहीं बचा तो लाल बिहारी को इस बात पर आनंदी से झगड़ा करना चाहिए था या नहीं?